हमारा अगला टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख नृत्य। तो राजस्थान के प्रमुख नृत्य को निम्न 4 भागों में बांटा गया है: क्षेत्रीय नृत्य, सामाजिक व धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और जातीय नृत्य। देखिए, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एक एक नृत्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नृत्य आता है सामाजिक व धार्मिक नृत्य। तो देखिए, सामाजिक नृत्य व धार्मिक नृत्य क्या होता है कि वे लोक नृत्य जो किसी देवी या देवता को या फिर किसी संत को क्या होता है समर्पित होते हैं, किसी देवी देवता को या फिर किसी संत को समर्पित होते हैं, तो वह सामाजिक नृत्य या फिर धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। मतलब वे लोक नृत्य जो किसी देवी या फिर देवता को समर्पित होते हैं वह सामाजिक नृत्य या फिर धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सभी नृत्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नृत्य आता है घूमर। तो देखिए, घूमर क्या होता है, इसे राजस्थान का राज्य नृत्य या नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर को क्या कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। वही नृत्यों का शिरोमणि नृत्य आदि नामों से इसे जाना जाता है। मतलब कि इसे राजस्थान का राज्य नृत्य, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर नृत्य आदि भी कहा जाता है। ठीक है, यह गोल घूमकर किया जाने वाला एक नृत्य होता है। ठीक है, जो सामान्यतः गणगौर के दिन गोल घूमते हुए किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें, देखिए इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र ही होते हैं। इसमें आप देखिए, वाद्य यंत्रों में आप याद रखिएगा, वाद्य यंत्र में आ जाएगा शहनाई, ढोल और मांदल। ये याद रखिएगा, शहनाई, मांदल और ढोल होते हैं, ये वाद्य यंत्र नृत्य घूमर करते समय काम में आने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। शहनाई, ढोल और मांदल, इन यंत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। वही हमारे पास में अगला नृत्य आता है अग्नि नृत्य। देखिए, अग्नि नृत्य क्या होता है, ये कतियासर, क्या कतियासर बीकानेर में जसनाती सिद्धों के द्वारा क्या अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य होता है। किसमें, अंगारों पर किए जाने वाला नृत्य होता है, वो भी नग्गे पाव। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वाद्य यंत्र के रूप में नगाड़ा वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। नृत्य करते समय ये फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। जसनाती सिद्धों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है अंगारों पर, उस समय वह फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। अंगारों के स्थान को क्या कहते हैं, धूनी कहते हैं। जहाँ पे वो नृत्य करते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, धूनी कहते हैं। ठीक है, नृत्य के दौरान मतीरा फोड़ना, दांतों से अंगारों को तोड़ना आदि क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। क्या प्रदर्शन किया जाता है कि मतीरा फोड़ना, दांतों से अंगारे तोड़ना आदि क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें प्रमुख कलाकार कौन है, तो इसके प्रमुख कलाकार की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रमुख कलाकार है चौथनाथ। कौन है, चौथनाथ। ठीक है, तो इस नृत्य को बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह के ने शरण दी थी। ठीक है, मतलब कि यह कतियासर बीकानेर में जसनाती सिद्धों द्वारा अंगारों पर नंगे पांव यह नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा का यूज किया जाता है और नृत्य करते समय यह फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं और अंगारे के स्थान को धूनी कहते हैं। वही नृत्य के दौरान मतीरा फोड़ना, दांतों से अंगारे को तोड़ना आदि क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। प्रमुख कलाकार चौथनाथ जी थे। इस नृत्य को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या दी थी, शरण दी थी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं। अगला नृत्य आता है कक्का नृत्य। क्या, कौन सा आता है, कक्का नृत्य। तो कक्का नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य जैसलमेर में कामदेव की आराधना में किया जाता है। मतलब कामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, कक्का नृत्य कहलाता है। थाली नृत्य की बात करूं तो थाली नृत्य क्या होता है कि कोलमंडू फलोदी में बाबूजी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, थाली नृत्य कहलाता है। मतलब कक्का नृत्य तो कामदेव जी की आराधना में, वो भी जैसलमेर में। वही थाली नृत्य कोलमंडू फलोदी में बाबूजी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य थाली नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है सांकल या फिर गोगा नृत्य। मतलब गोगा जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गोगा नृत्य या फिर सांकल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, सांकल क्यों कहा है कि इसमें जब गोगा नृत्य करते हैं उस टाइम पे सांकल से खुद को मारते हैं, तो उस समय सांकल नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है तेजा नृत्य। तो तेजा नृत्य क्या किया जाता है, यह तेजा दशमी के दिन किया जाता है। क्या, तेजा दशमी के दिन किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है, तेजा नृत्य कहलाता है। इल्ली नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य मारवाड़ में इल्लोजी की आराधना में किया जाता है। इल्लोजी की आराधना में किया जाता है। ठीक है,
गुड़ला नृत्य क्या होता है? गुड़ला नृत्य क्या होता है? यह नृत्य मारवाड़ में शीतला अष्टमी से गणगौर तक चलता है। मतलब शीतला अष्टमी से गणगौर तक चलने वाला जो नृत्य होता है उसे गुड़ला नृत्य कहते हैं। उसमें क्या होता है कि यह शीतलाष्टमी से गणगौर तक यह उत्सव चलता है। छिद्रित मटका रखकर वो घर घर जाकर, मतलब कि जब वो गेहूं वगैरह लेकर आती थी ना, तो उस टाइम पे क्या है, ये गुड़ला नृत्य किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में। हमने इतनी देर बात की यहाँ पे सामाजिक एवं धार्मिक नृत्यों के बारे में, उसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। देखिए नाम से पता चल रहा है किसी क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला नृत्य का कहलाता है क्षेत्रीय लोक नृत्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है ढोल। तो ढोल क्या है? ढोल जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जालोर का प्रसिद्ध है। यहाँ पे यह नृत्य विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मतलब विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य होता है। हम 3 ढोलक का उपयोग होता है। इसमें कितने ढोलक का उपयोग होता है? 3 ढोलक का उपयोग होता है। यह नृत्य कौन करते हैं? ढोली करते हैं, बील करते हैं, माली करते हैं और सगड़ा करते हैं। ठीक है, शैली कौन सी है इसमें? शैली है इसमें थाकना शैली। कौन सी है? थाकना शैली है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि ढोल जो नृत्य है उसमें कौन सी शैली का उपयोग किया गया है, तो इसमें थाकना शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला आता है शेखावटी के नृत्य। तो शेखावटी में आप ट्रिक से याद रखिए, शेखावटी में डचकी। क्या? शेखावटी में डचकी। तो देखिए ड से आ जाएगा डप या डफ, च से आ जाएगा चंग और गी से आ जाएगा गीदड़। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डफ, चग व ढप, इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं चंग के बारे में। तो देखिए चंग क्या होता है? चंग होता है यह नृत्य शेखावटी में होली के अवसर पर किया जाता है। आपने देखा होगा होली के अवसर पर चंग बजाते हैं, है ना? तो हाथ में लेकर उसको बजाया जाता है। ठीक है, और इसमें धमाल गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? धमाल गीत गाया जाता है। मतलब होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है और धमाल गीत गाया जाता है। ठीक है, वही हम बात करें गीदड़ की सप्ताह से पहले क्या कर देते हैं? वहां पे डंडा रोप देते हैं। मतलब पहलाद की स्थापना कर देते हैं। पहलाद की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। तो यह क्या कहाँ तक चलता है? होली तक चलता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं लहुर की। तो लहुर क्या होता है? देखिए लहुर क्या होता है? लहुर होता है, यह एक क्या है, शेखावटी क्षेत्र में विवाह के समय किया जाता है और यह एक प्रकार का अश्लील नृत्य है। क्या है? अश्लील नृत्य है। मतलब विवाह के अवसर पर किया जाता है और एक प्रकार का यह क्या है, अश्लील नृत्य होता है। वही हम बात करें घूमर घुमरा नृत्य की। तो घूमर घुमरा नृत्य क्या होता है कि यह वागड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वागड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, यह मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। क्या? मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। इसमें जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है ना, तब उसे पीहर में ले जाया जाता है और उसे साज श्रृंगार करके उसको क्या किया जाता है, बाहर लेकर बिठाया जाता है। उसके बाद में 2 महिलाएं 2 घेरे बनाती है। ठीक है, एक तो यहाँ पे सुहागन महिलाओं का होता है, एक यहाँ पे विधवा महिलाओं का होता है। ठीक है, तथा ये महिलाएं घूमते घूमते रुदन नृत्य करती हुई, क्या रुदन नृत्य करती हुई क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है, इस नृत्य का प्रचलन किसने किया था? प्राचीन समय में पालीवाल ब्राह्मण समुदाय में किया गया था। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में वागड़ के ब्राह्मणों में किया जाता है। क्या? वागड़ के ब्राह्मणों में किया जाता है। और प्राचीन समय में किस में किया जाता था? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे आता है कि धमल मुसल नृत्य। तो धमक मुसल नृत्य क्या होता है कि जब मारवाड़ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में किसी महामारी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए धमक मुसल नृत्य किया जाता था। मतलब किसी महामारी की बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए धमक मुसल नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीलियो बोरियो नृत्य क्या होता है? कीलियो बोरियो नृत्य होता है कि यह नृत्य मारवाड़ में दामाद के स्वागत के लिए किया जाता है। क्या? दामाद के स्वागत में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? कीलियो बोरियो नृत्य। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? देखिए इसमें यह यूज किया जाता है पीपा। पीपा का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? दामाद के स्वागत के समय नृत्य किया जाता है, उस समय वाद्य यंत्र पीपा का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए झांझी नृत्य। सबसे पहले हम जानते हैं झांझी नृत्य क्या होता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस नृत्य में मटके छिद्रित सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। मतलब छिद्रित मटके को रखकर, अपने सिर पर रखकर यह नृत्य करती है। ठीक है,
तो वह इस समय कौन सा नृत्य करती है, झांझी नृत्य करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य मारवाड़ में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और वो भी कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 15 से लेकर 20 क्या होते हैं, पुरुषों द्वारा हाथ में अपनी हाइट की क्या लेते हैं, एक लकड़ी लेते हैं, है ना। इस दौरान वह नृत्य करते हैं, मतलब अपनी हाइट की अकॉर्डिंग वो क्या लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, और उसका यूज करके वह क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसके बाद में करते हैं हम खारी नृत्य की बात। खारी नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है। देखिए आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि मेवात क्षेत्र कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। तो मेवात क्षेत्र में देखिए अलवर की रामगढ़, किशनगढ़, गोविंदपुरा, भरतपुर आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे लड़की की विदाई के समय किया जाता है। क्या, लड़की की विदाई के समय किया जाता है। ठीक है, लड़की की विदाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया, यहाँ पे खारी नृत्य हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है चारकुला नृत्य। तो चारकुला नृत्य क्या होता है कि ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। क्या का प्रसिद्ध है, भरतपुर का प्रसिद्ध है। और इसमें क्या है, बैलगाड़ी के पहिए को सिर पर रखकर, क्या, सिर पर रखकर 108 दीपक जलाकर राधा रानी की याद में यह नृत्य किया जाता है। राधा रानी की याद में यह नृत्य किया जाता है। बैलगाड़ी की पहियों को अपने सिर पर रखकर 108 दीपक जलाकर राधा रानी की याद में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आता है हुरंगा नृत्य। तो हुरंगा नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। कौन सा है, स्वांग नृत्य। ये भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। कहाँ किया जाता है, यह भी भरतपुर में किया जाता है। याद रखिएगा, जिलों को खासकर याद रखिएगा। ठीक है, बम नृत्य क्या है, नई फसल के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अंदर कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर और अलवर का है। कहाँ का, भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है इसमें, बम में कौन से आते हैं यहाँ पे, ढोल, चिमटा, थाली। क्या, ढोल, चिमटा, थाली। ठीक है, वही हम बात करते हैं यहाँ पे बिंदोली। बिंदोरी क्या होती है, बिंदोरी होती है कि यह झालापाटन झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुषों के द्वारा ही विवाह के समय किया जाता है। झालावाड़ का यह प्रसिद्ध है। ठीक है, ढोला मारू नृत्य क्या होता है, तो ढोला मारू नृत्य होता है कि यह झालावाड़ में गवाइया जाति के द्वारा किया जाता है। झालावाड़ में किसके द्वारा किया जाता है, गवाइया जाति के द्वारा किया जाते वाले नृत्य होता है ढोला मारू नृत्य। हिंडोला, हिंडोला क्या होता है कि यह जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ठीक है, इसमें पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। क्या, पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नृत्य आता है मोहिनी नृत्य। तो मोहिनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ कंडाल क्षेत्र में, प्रतापगढ़ कंडाल क्षेत्र में महिलाओं के विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर मोहिनी नृत्य किया जाता है, और यह प्रतापगढ़ कंडाल क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं डांग नृत्य। तो डांग नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य नाथ द्वारा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नाथ द्वारा के अंदर यह नृत्य किया जाता है, और यह होली के अवसर पर किया जाता है। क्या, होली के अवसर पर किया जाता है, नाथ द्वारा में किया जाता है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। नाहर नृत्य की बात करें तो इसमें यह नृत्य रंगतेरस के दिन किया जाता है। रंगतेरस के दिन किया जाता है। यह मांडल भीलवाड़ा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या, मांडल भीलवाड़ा के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह इस नृत्य में नाहर का स्वांग किया जाता है। नाहर मतलब शेर का स्वांग किया जाता है इसमें। और इस नृत्य में पुरुष शरीर पर सफ़ेद रुई चिपकाकर शरीर पर शेर का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। इसमें क्या होता है कि पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर यह नृत्य करते हैं, और अब शेर का रूप लेकर यह नृत्य किया जाता है, और यह भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य होता है, और रंगतेरस के दिन यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैरव या फिर मयूर नृत्य। तो भैरव या मयूर नृत्य क्या होता है कि यह क्षेत्रकर्षण द्वादशी को यह किया जाता है प्रतिपदा में। तो यह ब्यावर कहाँ है, अजमेर के अंदर है। ठीक है, ब्यावर कहाँ है, अजमेर के अंदर यह नृत्य किया जाता है।
और यह बादशाह की सवारी निकालने के समय व्यास परिवार का एक व्यक्ति बीरबल का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि व्यास परिवार का एक आदमी क्या ले लेता है, बीरबल का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? बीरबल का रूप ले लेता है। ठीक है। इस वेशभूषा में मयूर पंख लगे होते हैं, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। मतलब कि यह ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकालते समय व्यास परिवार का एक व्यक्ति बीरबल का रूप लेकर यह नृत्य करता है। इसकी वेशभूषा में मयूर पंख लगे होते हैं, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कानुड़ा नृत्य। तो कानुड़ा नृत्य क्या होता है? तो यह होता है कि यह नृत्य चौहटन कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर। तो बाड़मेर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। क्या? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह नृत्य किया जाता है कानुड़ा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बाड़मेर में किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाता है? कानुड़ा नृत्य कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम छमछड़ी नृत्य। तो छमछड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह कब किया जाता है? ये गणेश विसर्जन के समय किया जाता है। कब किया जाता है? गणेश विसर्जन के समय किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र में बच्चों के द्वारा किया जाता है। कब? मेवाड़ क्षेत्र में बच्चों के द्वारा किया जाता है छमछड़ी नृत्य। कबूतरी नृत्य की बात करें तो कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चूरू में का प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप ज़्यादातर जिले याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जिले पूछे जाते हैं, बाकी नृत्य से रिलेटेड कम, बाकी ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है कि कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चूरू का है। छमछड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का है। कानुड़ा नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर का है। मयूर या फिर भैरव नृत्य कहाँ का है? ब्यावर अजमेर का है। नार नृत्य भीलवाड़ा का है। डांग नृत्य नाथद्वारा का है प्रसिद्ध है। मोहिनी नृत्य प्रतापगढ़ का है। ठीक है। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पैजन नृत्य। तो पैजन नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब वागड़ क्षेत्र का यह प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद में आता है बदेली या फिर बलेदी नृत्य। तो यह नृत्य क्या है? गुर्जर पुरुषों की जाति द्वारा बैलों के पैरों में से गुजर के यह नृत्य किया जाता है, मतलब गुजरों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और बैलों के पैरों में से गुजर कर यह नृत्य किया जाता है, उनके पैरों में से गुजर कर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बात की थी सबसे पहले सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य, उसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी जातीय नृत्य जो किसी जातीय क्षेत्र के अंदर किए जाते थे। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं व्यावसायिक नृत्य। अपनी आजीविका चलाने के लिए जो नृत्य करते हैं उसको हम व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। ठीक है। जिनसे उनकी पेट का गुजारा होता है तो वह व्यावसायिक नृत्य कहलाता है। तो सबसे पहला आता है चरी नृत्य। तो देखिए चरी नृत्य क्या होता है कि इसका कलाकार फल्गुबाई थी। कौन थी? फल्गुबाई के द्वारा यह किया गया था। उसके बाद में है कि यह किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान फल्गुबाई ने दिलाई थी। ठीक है। मतलब यह चरी नृत्य है, ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है और इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान फल्गुबाई ने दिलाई थी। कच्छी घोड़ी नृत्य। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का प्रसिद्ध है। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। मराठों से क्या करे? घोड़े आज़ाद करवाने की खुशी में यह नृत्य किया जाता था। मतलब कच्छी घोड़ी क्या है? शेखावटी का प्रसिद्ध है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। यह नृत्य मराठों से घोड़े आज़ाद कराने की खुशी में किया गया था और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ का उपयोग किया जाता है और कलाकार इसमें छवरचंद गहलोत और गोविंद पारिक है। इसमें क्या होता है कि लकड़ी की नकली घोड़ी होती है जिसे पहनकर हाथ में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। देखिए उसके बाद में आता है हमारे पास में भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है उदयपुर, मेवाड़ व केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। उदयपुर और केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना। इस नृत्य में कम से कम 7 से लेकर 8 मटके सिर पर रखकर कांच के टुकड़ों पर तलवार की नोक आदि पर यह नृत्य किया जाता है और यह राजस्थान का चमत्कारी नृत्य भी इसको कहा जाता है क्योंकि एक तरह का ये चमत्कारी नृत्य होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 7 से लेकर 8 मटके सिर पर रखे जाते हैं और कांच के टुकड़ों पर यह नृत्य किया जाता है और तलवार की नोक आदि पर नृत्य करते हैं। ठीक है। इसमें महिला व पुरुष दोनों करते हैं। इसकी उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य द्वारा हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात के मटका नृत्य के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। संरक्षण किसने दिया था? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में इसका संरक्षण है। स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और यह संस्थापक कौन है? इसके देवीलाल सामर है। कौन है? देवीलाल सामर है। जयपुर की अस्मिता कला ने सिर पर 111 मटके रखकर
111 मटके रखकर यह नृत्य किया और लेम्बा बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उसके बाद में तारा शर्मा ने 102 मटके रखकर यह दूसरे नंबर पर आई और उन्होंने भी लेम्बा बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। ठीक है, इस नृत्य को सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले पुष्पा व्यास ने किया था। किसने किया था? पुष्पा व्यास ने सबसे पहले यह नृत्य किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भवाई नृत्य उदयपुर मेवाड़ में और केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। यह इसमें क्या होता है कि 7 से लेकर 8 मटके को सर पर रखकर कांच के टुकड़ों पर, तलवार की नोक पर आदि पर यह नृत्य किया जाता है। इसकी जो स्थापना 1952 में हुई थी। इसका संस्थापक देवीलाल सामर थे और इसको सर्वप्रथम किसने किया था? इसको सर्वप्रथम पुष्पा व्यास ने किया था। स्मिता कला ने सर पर 111 मटके रखकर नृत्य किया था और लेम्बा बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उसके बाद में तारा शर्मा ने 102 मटके रखकर अपना रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जाति विशेष नृत्यों के बारे में। तो जाति विशेष नृत्यों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे 4 बात की थी। एक तो हमने सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य की बात की थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी व्यावसायिक नृत्यों के बारे में। उसके बाद में हमने बात की थी कि जिले विशेष में जो किए जाते हैं नृत्य, उसके बारे में बात की। हमारे पास में आया था जाति विशेष नृत्य जो किसी जाति के द्वारा किए जाते हैं। आता है हमारे पास में 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य क्या होता है कि यह पाली का पारवाल परिवार करता है। इस नृत्य को कामड़िया जाति की बहुएं करती है। क्या? कामड़िया जाति की बहुएं करती है इस नृत्य को। ठीक है, और यह कला हमेशा बेटियों को कभी भी नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, इस नृत्य के अंदर क्या होता है? 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। क्या? 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें 9 तो दाहिने पैर में पहनी जाती है और 2 क्या फिर हाथों की कोहनियों में पहनी जाती है और 2 हाथों में पहनी जाती है। ठीक है, नृत्य के दौरान रामदेव जी व हिंगलाज माता के गीत गाए जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, उसमें देखनी है रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताल नृत्य किया जाता है और हिंगराज माता के गीत इसमें गाए जाते हैं और इसमें 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। 13 घरेलू नृत्यों व कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें 9 तो दाहिने पैर में पहने जाते हैं और 2 हाथों की कोहनियों में और 2 हाथों में। ठीक है, इस नृत्य में 13 घरेलू कलाओं का प्रदर्शन होता है। इस नृत्य के दौरान कामड़िया जाति के पुरुषों द्वारा तानपुरा, देखिए यहाँ पे यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं? यंत्र यूज किए जाते हैं इसमें तंदूरा, चौतारा, कमाचा व रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले कलाकार कौन थी? मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई इसकी कलाकार थी। ठीक है, इनमें प्रमुख है। उसके बाद में यहाँ पे मोहिनी, लक्ष्मी देवी, नारायणी, लक्ष्मीदास, शांत, फुलवा आदि आते हैं। मांगीबाई ने 1954 में गाड़िया लाहौर सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में नेहरू जी के सामने यह नृत्य किया था। बाबा रामदेव जी के आकर्षण का केंद्र 13 ताली नृत्य है। यह नृत्य बैठकर किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आता है जाति विशेष नृत्य। तो जाति विशेष नृत्य क्या होते हैं? जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं तो उसे जाति विशेष नृत्य कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है कालबेलिया की सपेरा जाति के नृत्य। तो देखिए, आप इसे आसानी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जैसे कल बाई पास हो गई। क्या? कल बाई जैसे पास हो गई। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि काले वस्त्र पहने जाते हैं। कालबेलिया में काले वस्त्र पहने जाते हैं और इसमें वाद्य यंत्र पुंगी और बीन का यूज किया जाता है। क्या? पुंगी और बीन का यूज किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है, उसके बाद में इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कब? 2010 में यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल कर लिया गया था। इसकी प्रमुख जो कलाकार है, इसकी प्रमुख कलाकार है गुलाबो। कौन है? गुलाबो है। ठीक है, गुलाबो है, जिन्होंने 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ट्रिक के माध्यम से इसके कौन कौन सी नृत्य किया जाता है। इसमें किया जाता है बागड़िया, इंडोली, पणिहारी और संकरिया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। यहाँ पे देखिए, बागड़िया क्या होती है? भीख मांगते समय कालबेलिया जाति के नृत्य किए जाते हैं। मतलब बागड़िया क्या होता है कि भीख मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। इंडोनी क्या होती है कि यह गीत प्रधान नृत्य होता है। पणिहारी भी गीत प्रधान नृत्य होता है। संकरिया क्या होता है कि प्रेम अध्ययन पर आधारित होता है। ये प्रेम अध्ययन पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बंजारा जाति के नृत्य। क्या आते हैं? बंजारा जाति के नृत्य। तो देखिए, बंजारा जाति के नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर का प्रसिद्ध है ये। और इसमें क्या होता है कि आप मछली से याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि बंजारा मछली दुख से नहीं खाते। मतलब बंजारा जाति की अविवाहित युवती पूर्णिमा के चांद को अपना पति मानकर
उसको प्राप्त करने के लिए नृत्य प्रारंभ करती है और अपने इस कार्य में जब वह असफल हो जाती है तो ऐसे वह तड़पती है जैसे बिन पानी की मछली। तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे कि बंजारा मछली दुख से नहीं खाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कंजर जाति के नृत्य। तो देखिए कंजर जाति के नृत्य को आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, जैसे कि कंजर में चक्री धाकर है। तो यहाँ पे दो प्रकार के नृत्य हो गए, चक्री और धाकर। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी और उदयपुर का प्रसिद्ध है। कोटा, बूंदी, अजमेर और उदयपुर का यह प्रसिद्ध है। ठीक है, वही हम बात करते हैं सबसे पहले चक्री। तो चक्री नृत्य क्या होता है, इसके अंदर जो सम्मिलित नृत्य होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए चक्री नृत्य क्या होता है कि यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में कजली तीज के दिन किया जाता है। क्या, कब किया जाता है? कजली तीज के दिन किया जाता है। कंजर जाति की अविवाहित युवतियां 80 कलाओं का घाघरा पहनकर 80 कला का घाघरा पहनकर यह नृत्य करती है। कौन सा? चक्री नृत्य। ठीक है, वही हम बात करते हैं धाकर नृत्य की। तो धाकर नृत्य कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कि बंजर जाति के नृत्य में क्या होता है कि पूर्णिमा के चांद को अपना पति मानकर और जब वो उस कार्य में असफल हो जाती है तो ऐसा तड़पती है बिन पानी की मछली। और कंजर जाति के नृत्य में कंजर में चक्री धाकर है। तो एक कोटा, बूंदी, अजमेर, उदयपुर का प्रसिद्ध है। चक्री में क्या होता है कि ये कजली तीज के दिन किया जाता है। इसमें महिलाएं 80 कले का घाघरा पहनकर यह नृत्य करती है। और वहीं धाकर क्या होता है कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है और युद्ध कलाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। ठीक है, कथोड़ी जाति के नृत्यों की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि यह कहाँ का प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको जिला पता होना चाहिए। तो उदयपुर, कोटड़ा और सराड़ा का प्रसिद्ध है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे पहला नृत्य आता है होली। तो होली महिलाओं के द्वारा होली पर किया जाता है। ये कब किया जाता है? महिलाओं के द्वारा होली पर किया जाता है। मावलिया कब किया जाता है? मावलिया पुरुषों द्वारा नवरात्रा में किया जाता है। क्या? पुरुषों द्वारा नवरात्रा में किया जाता है। वही हम बात करें इसमें डामोर जाति के नृत्य में। तो डामोर जाति के नृत्य की बात करें तो ये देखिए आप, इसमें कहाँ का प्रसिद्ध है? यह सिमलवाड़ा। क्या? सिमलवाड़ा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य सिमरवाड़ा डूंगरपुर का यह प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है? प्रमुख नृत्य किया जाता है मरणिया और प्रणनिया। क्या? मरणिया और प्रणनिया। मरणिया में मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। प्रणनिया में विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग मत होइएगा। मरणिया मतलब मृत्यु पर, प्रणनिया मतलब विवाह के अवसर पर। ठीक है, सहरिया जाति के नृत्य की अगर बात करें तो इसमें आता है शशि इंद्र को लैंगी देख। तो यहाँ पे देखिए हम शशि इंद्र को लैंगी देख, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 12 कहाँ का प्रसिद्ध है? ये 12 किशनगढ़ और साहेबाद का ये प्रसिद्ध होता है। इसमें क्या होता है? स से आ जाएगा। कौन कौन से नृत्य इसमें शामिल है? इसमें आ जाएगा स से आ जाएगा शिकारी आ जाएगा, इससे आ जाएगा यहाँ पे इंद्रपरी आ जाएगा। ठीक है, लैंगी से लैंगी आ जाएगा, लैंगी नामक नृत्य होता है। वहीं यहाँ पे दे से क्या आ जाएगा? झेला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? झेला आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नृत्य है। इनके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, यहीं पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है हमारे पास में झेला नृत्य। कौन सा आता है? यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं झेला नृत्य। झेला नृत्य क्या होता है? यह नृत्य सहरिया जाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह आषाढ़ माह में फसल पक जाने की खुशी में किया जाता है। कब? फसल पक जाने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं इसमें लैंगी। लैंगी में क्या होता है? लैंगी नृत्य में अंदर क्या होता है कि यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा यह नृत्य नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं शिकारी। तो शिकारी नृत्य कब किया जाता है? यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। शिकार कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य शिकारी नृत्य होता है और ये इसमें क्या होता है? शिकार का स्वांग रचा जाता है। ठीक है, वही हम बात करें इंद्रपरी की। तो इंद्रपरी में क्या होता है? इंद्रपरी का स्वांग रचा जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है। उसके बाद में लास्ट आता है हमारा शशि। तो शशि क्या होता है? यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, इसमें आ गया शिकारी। ठीक है, इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है शिकारी। यहाँ पे हमने वहाँ पे बता दिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ। देखिए शिकारी क्या होता है? यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें शिकारी का स्वांग रचा जाता है। वही इंद्रपरी क्या है? इसमें इंद्रपरी का स्वांग रचा जाता है। ठीक है, वही लैंगी। लैंगी क्या होता है? महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। हाँ, वही बिछुआ। बिछुआ क्या होता है कि यह क्या होता है? एक तरह से यह नृत्य सहरिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
वही झेला नृत्य की बात करें तो झेला नृत्य में क्या होता है कि इसमें क्या आषाढ़ माह में फसल पक जाने की खुशी के अंदर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मेव मेवात क्षेत्र की जातियों के नृत्य की बात करें। मेव मेवात क्षेत्र की जातियों के नृत्य, तो इसमें आता है रणबाज और रणबाई। तो देखिए रणबाजा क्या होता है, रणबाजा होता है मेव जाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, वही हम बात करें रणबाई। रणबाई क्या होता है, मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुषों द्वारा दामाद टामक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, इसमें कौन सा बनाया है, दामाम तामक नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यही है, इसमें याद रखिएगा कि रणबाई के अंदर मेव जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, इसमें दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है, इसमें दमामा टाकम नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गरासिया जाति के नृत्य के बारे में जानते हैं। तो गरासिया जाति के नृत्य में आप ट्रिक के माध्यम से कुछ इस तरह से याद रख सकते हो, गोरा माँ मोज में कूद लुआ, क्या, गोरा माँ मोज में कूद लुआ। तो गो से गोर हो जाएगा, रा से रायण हो जाएगा, माँ से यहाँ पे मादल हो जाएगा, मो से यहाँ पे मोरिया हो जाएगा, वही जैसे क्या हो जाएगा, जवारा हो जाएगा, कूद से कूद हो जाएगा, लू से लूर हो जाएगा, वाल से यहाँ पे वालर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इस नृत्य के ऊपर 2 रुपये का डाक जारी हुआ था। कब हुआ था, 1997 के अंदर 2 रुपये का इस डाक जारी हुआ था। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले एक एक यहाँ पे नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है वालन नृत्य। तो वालन नृत्य क्या होता है, ये गरासिया जाति के स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य होता है। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपके पास में ऐसा हो जाता है। देखिए वालन में क्या होता है, दोनों स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। कूद क्या होता है कि इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें अंदर वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्या हो, स्त्री पुरुष बिना वाद्य यंत्र के ही नृत्य करते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में लूर। तो लूर क्या होता है कि यह क्या होता है, गरासिया जाति की लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा वधु पक्ष से रिश्ता मांगते समय यह नृत्य किया जाता है। जब वधु पक्ष की महिलाएं जब वधु का रिश्ता मांगने जाती है तो उस समय यह नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य। ठीक है, उसके बाद में आता है जवारा नृत्य। तो जवारा नृत्य क्या होता है कि गरासिया जाति के स्त्री पुरुषों के द्वारा होलिका दहन से पूर्व होलिका के चारों ओर घेरा बनाकर हाथ में जवारा की बालियां लेकर यह नृत्य किया जाता है। जवारा क्या होता है कि जब होलिका का दहन होता है तो उससे पहले हम उसके चारों तरफ घूमकर हाथों में जवारा लेकर जब नृत्य करते हैं तो उस नृत्य को हम जवारा नृत्य कहते हैं। मौर्य नृत्य क्या होता है, गरासिया जाति के स्त्रियों द्वारा विनायक स्थापना के दिन, विनायक स्थापना के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, मौर्य नृत्य होता है। मादल नृत्य क्या होता है, गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा मादलवाद यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है, मादलवाद यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है, मादल नृत्य। रायण क्या होता है, रायण होता है यहाँ पे महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। वही हम बात करते हैं गौर की। तो गौर क्या होता है, सिरोही में गौर माता के मेले के समय पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है सिरोही में गौर माता के मेले के दौरान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गरासिया जाति के नृत्य के 2 रुपये का डाक जारी हुआ था 1997 के अंदर। इसमें क्या होता है कि लूर नृत्य रिश्ता मांगते समय किया जाता है, वालन नृत्य दोनों स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कूद में किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, वे स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। जवारा के अंदर जब होलिका के चारों तरफ हम घूमकर जो हाथ में जवारा लेके समय यह नृत्य किया जाता है। मौर्य नृत्य में क्या होता है, मौर्य नृत्य में होता है कि विनायक स्थापना के समय यह नृत्य किया जाता है। मादल नृत्य में क्या होता है कि मादलवाद यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। वही रायण पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वही हम बात करें गौर की, तो गौर में यह नृत्य क्या है, सिरोही में गौर माता के मेले के दौरान पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट आता है भील जाति के नृत्य। क्या आते हैं, भील जाति के नृत्य के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए भील जाति के नृत्य की बात करें तो सबसे पहले आता है गेर। क्या आता है, गेर। तो इसमें देखिए गेर में क्या होता है कि यह ना कहाँ का प्रसिद्ध है, यह कानाना गांव बाड़मेर का स्थित बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि गेर खेलने वाला व्यक्ति तो गेरिया कहलाता है। क्या, गेर खेलने वाला व्यक्ति गेरिया कहलाता है। इसमें गुंदी वक्स के डंडे लेकर एक नृत्य किया जाता है। हाथ में जो डंडे होते हैं उन्हीं से खड़ा कहते हैं, वो जो हाथ में जो डंडे होते हैं उसको हम खाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, खाड़ा कहते हैं। गेर में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। वही वागड़ क्षेत्र की महिलाएं के द्वारा गेर खेला जाता है। ठीक है, वही हम बात करें इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो इसके अंदर चंग, डफ, ढोल इन सभी का यूज किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। ठीक है,
वही हम बात करें नेक्स्ट हमारे युद्ध नृत्य की, तो युद्ध नृत्य में क्या होता है, यह भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसे क्या हो, सरकार के द्वारा रोक भी लगा दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, चोट वोट लगती थी युद्ध कला का प्रदर्शन करते समय, तो उसके दौरान राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी। उसके बारे में बात करते हैं नेजा। तो देखिए नेजा क्या होता है, यह भील जाति के द्वारा खेला जाने वाला नृत्य होता है। इसके अंदर देखिए होता क्या है कि इसमें बांस की लकड़ी पर एक नारियल बंधा होता है और लड़कियां कोड़े लेकर उसके चारों ओर खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि जो लड़का उस लकड़ी को, इस नारियल को लेने का प्रयास करता है और अगर वो ले लेता है तो वो अपनी पसंद की लड़की को चुन सकता है, उससे शादी कर सकता है। ठीक है, लेकिन इतना लेना आसान नहीं था क्योंकि उन्हें मौका नहीं देती थी लड़कियां। ठीक है, उसके बाद में आता है हाथी मना नृत्य। तो हाथी मना नृत्य क्या होता है, भील जाति के पुरुषों के द्वारा विवाह के समय पर किया जाने वाला नृत्य, वो भी घुटनों पर बैठकर वह हाथ में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, रमणी नृत्य क्या होता है, रमणी नृत्य यह नृत्य भील जाति के पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की भील जाति के नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम बात की गेर, तो गेर कानाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि इसमें पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके अंदर गेर खेलने वाला व्यक्ति तो क्या कहलाता है, गेरिया कहलाता है। और जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो डंडा लेते रहते हैं उसको हम खाड़ा कहते हैं। ठीक है, और इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, लेकिन वागड़ क्षेत्र की महिलाएं इसमें भाग लेती है। इसमें वाद्य यंत्र, चग, ढफ और ढोल का यूज किया जाता है। ठीक है, वही हम बात करें युद्ध नृत्य की। युद्ध नृत्य में पुरुषों के द्वारा की जाती है और इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा इसे पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, नेजा क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि एक बांस की लकड़ी पर नारियल बंधा होता है और लड़कियां उसके चारों तरफ कोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। लड़के इसको लेने का प्रयास करते हैं और अगर जो सबसे पहले ले लेता है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। हाथी मना क्या होता है, विवाह के अवसर पर घुटनों पर बैठकर तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। रमणी नृत्य क्या होता है कि महिलाओं की पुरुष वेशभूषा पहनकर यह नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, चलिए हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक आता है रीति रिवाज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रीति रिवाज। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है और राजस्थान तो वैसे ही रीति रिवाजों का संगम है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करा सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं रीति रिवाजों में। तो रीति रिवाजों की अगर बात करें तो देखिए रीति रिवाज ही क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए रीति रिवाज निम्न 3 प्रकार के होते हैं: विवाह से संबंधित रीति रिवाज, जन्म से संबंधित रीति रिवाज और मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। तो देखिए सबसे पहले विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है सगाई या सगपन क्या होता है। देखिए सगाई और सगपन क्या होता है, मैं आपको आसानी भाषा में समझाऊं तो इसको एंगेजमेंट मतलब कि होने वाले वर व वधू के माता पिता जो आपस में रिश्ता तय करते हैं तो उसको सगाई कहते हैं। आपको इसमें याद रखने वाली बात है कि निके है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा में सगपन कहा जाता है सगाई को। ठीक है, वहीं यहाँ पे 2 परिवारों को मध्य व्यवहारिक संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, पिंडोलिया कहलाता था। क्या कहलाता था, पिंडोलिया। एग्जाम में पूछा गया था कि 2 परिवारों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो पिंडोलिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीका या तिलक। तो टीका और तिलक क्या होता है कि यह सगाई के बाद विवाह के पूर्व की रस्म होती है और यह वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। क्या, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष के घर पे जाकर दी जाती है, शादी से पहले वाली रस्म होती है। ठीक है, उसे हम टीका या तिलक कहते हैं। नेक्स्ट आता है पीली चिट्ठी या फिर लगन पत्रिका। तो ये क्या होता है कि यह वधु द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती है जिसमें विवाह की तिथि व समय अंकित होता है। क्या, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती है जिसमें शादी की तारीख व समय दिया हुआ होता है। ठीक है, कुमकुम पत्रिका व पीला चावल क्या होता है कि यह निमंत्रण पत्र होता है। ठीक है, पहला निमंत्रण पत्र हम गणेश जी को सजाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है विनायक स्थापना। जब निमंत्रण पत्र और जब ये रस्में कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में विनायक स्थापना होती है। विनायक स्थापना सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की करते हैं जिससे सभी मंगलम कार्य रहे, इसी सोच के साथ में हम विनायक की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला आता है काकन डोरा। तो काकन डोरा क्या होता है कि दूल्हे या दुल्हन के हाथ या पैरों में बांधा गया मांगलिक धागा।
मांगलिक धागा होता है जो वर व वधू दोनों को बांधा जाता है, ठीक है। तो ये मांगलिक धागा होता है, ठीक है। उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए मांगलिक धागा बांधा जाता है, जिसे कोकन डोरा भी कहते हैं। बांध बैठना या पीठी लगाना, तो ये क्या होता है कि दूल्हे या दुल्हन के हाथ व पैर में पीठी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, जिसे मांगलिक गीत गाते हुए हल्दी मिश्रण उपटन का लेप करते हैं। किसका? हल्दी लगाना मतलब बांध बैठना, ठीक है। वही बिंदोला क्या होता है कि बिंदोला होता है कि रिश्तेदारों के जहाँ हम भोजन करने जाते हैं, जब वधू और वर क्या बैठ जाते हैं, बांध बैठ जाने के बाद में जब परिवार के सदस्य बांध निकालते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ खाना खाने जाते हैं, तो उसको हम बिंदोला कहते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदोला और बिंदोली में अंतर है। बिंदोला हम खाना खाने की रस्म को कहते हैं रिश्तेदारों के यहाँ, वहीं बिंदोली क्या होती है कि दूल्हे व दुल्हन को घोड़ी या फिर घोड़े पर बिठाकर गाँव या मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है, तो उसे बिंदोली कहते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर नहीं क्या ना, लड़कों की जो बिंदोली है वो घोड़ी पर निकाली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अब बात करें बरी पडला की, तो बरी पडला क्या होता है कि बरी पडला होता है कि बरी व आभूषण भेजना। जब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को बरी पाडला भेजी जाती है, जिसमें क्या होता है उसकी पहनने की वो आभूषण होता है और वह बरी होती है, ठीक है, जिसको हम बरी पाडला की रस्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है निकासी। तो निकासी क्या होती है कि बारात जब प्रस्थान करती है वधू के घर पे जाने के लिए, तब उसको हम क्या कहते हैं? निकासी कहते हैं। सामेला, ठुमाव या मधुपर्क क्या होता है कि यह बारात स्वागत की रस्म, जो वहाँ पे वधू पक्ष के द्वारा क्या बारात के स्वागत की रस्म की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सामेला, ठुमाव या मधु पर्क कहते हैं। तोरण क्या होता है कि लकड़ी का मांगलिक चिन्ह होता है, जिसे शक्ति का भी प्रतीक कहा जाता है। उसे दूल्हा फेरे खाने से पूर्व तलवार को उससे मारता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको कभी किसी वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट आता है पैरावनी, रंगबरी या फिर समठुंगी। तो ये क्या होता है कि वधू पक्ष द्वारा बारातियों को दी गई भेंट को हम क्या कहते हैं? भेंट की रस्म को क्या कहते हैं? पैरावनी, रंगबरी या समठुंगी कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी को। देखिए काकन डोरा क्या होता है कि वधू व वर को बांधने जाने वाला मांगलिक धागा जो उसको बुरी नज़र से बचाता है। बांध बैठना, पीटी लगाना मतलब कि उन्हें हल्दी का उपटन लगाया जाता है, उसको हम बांध बैठना पीटी लगाना कहते हैं। बिंदोला क्या होता है कि रिश्तेदारों के यहाँ भोजन करने की जो रस्म होती है उसे बिंदोला कहते हैं। बिंदोली क्या होती है कि दूल्हे या दुल्हन को घोड़ी पर बिठाकर गांव या मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है, उसे बिंदोली कहते हैं। बरी पाडला क्या कहते हैं कि बरी व आभूषण भेजने की जो रस्म होती है उसे बरी पडला कहते हैं। निकासी क्या होती है? बारात प्रस्थान की जो रस्म होती है उसको निकासी कहते हैं। सामेला, ठुमाव या मधुपर्क क्या होता है कि बारात स्वागत की जो रस्म होती है वधू पक्ष के द्वारा, तो उसको सामेला, ठुमाव, मधुपर्क कहते हैं। तोरण क्या होता है कि लकड़ी का मांगलिक चिन्ह होता है, जिसे शक्ति व विजय का प्रतीक भी माना जाता है। दूल्हे फेरों खाने से पहले उसको तलवार से उसको मारता है, ठीक है। पैरावनी, रंगबरी या समठुंगी क्या होता है कि वधू पक्ष के द्वारा बारातियों को दी गई भेंट पैरावनी, रंगबरी या समठुंगी कहलाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में, लेकिन अब हम जानते हैं विवाह से संबंधित भोजन के बारे में, ठीक है। देखिए विवाह से संबंधित भोजन की बात करें तो सबसे पहले आता है मारत या जिनोटन। तो वर पक्ष द्वारा बारात प्रस्थान से पहले मोहल्लों को दी जाने वाली जो भोजन होता है उसको हम मारत या जिनोटन कहते हैं। मतलब वर पक्ष जब वधू बहन ने कहा उसके गांव में जाता है, उससे पहले वर पक्ष के यहाँ जो खाना खाने की जो रस्म होती है उसको हम मारत या जिनोटन कहते हैं, ठीक है। कुंवर कलेवा क्या होता है कि वधू पक्ष द्वारा भोजन स्थल पर लाया गया नाश्ता, जब बारात चली जाती है उसके बाद में वहाँ पे जो डेरा देते हैं वो उस जगह नाश्ता लाने की जो रस्म होती है उसको कुंवर कलेवा कहते हैं। कुंवारी भात, कुंवारी भात क्या होता है? देखिए कुंवारी भात होता है कि कन्या के फेरे से पूर्व बारातियों को दिया जाने वाला भोजन। कन्या के फेरों से पूर्व बारातियों को दिया जाने वाला भोजन होता है, ठीक है, पहले दिया जाने वाला भोजन होता है। इनमें याद रखिएगा कि मारत और जिनोटन क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा बारात प्रस्थान से पहले मोहल्ले और फिर गांव वालों को भोजन कराने की जो रस्म होती है वो मारत या जिनोटन कहलाती है। कुंवर कलेवा क्या होती है कि बारात स्थान पर नाश्ता लाने की जो रस्म होती है कुंवर कलेवा कहलाती है। कुंवारी भात क्या होती है कि बारातियों को फेरों से पहले
भोजन देने की जो रस्म होती है उसे कुंवारी बात कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आता है पन्नीजान। तो पन्नीजान क्या होती है कि वधु पक्ष द्वारा कन्या के फेरों के बाद में दिया जाने वाला भोजन। ठीक है, याद रखिएगा, पन्नीजान और कुंवारी बात में फेरों से पहले भोजन दिया जाता है और पन्नीजान में फेरों के बाद में दिया जाने वाला भोजन होता है। नेक्स्ट आता है बठार। तो बठार की रस्म क्या होती है कि आशीर्वाद समारोह में दिया गया भोजन, जो हम आशीर्वाद समारोह में भोजन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बठार कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि बठार क्या होता है। तो यह क्या होता है, आशीर्वाद समारोह में दिया गया भोजन होता है, जो शादी के बाद में वर पक्ष के यहाँ पे होता है ना आशीर्वाद समारोह, उसमें दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, बठार कहलाता है। ठीक है, चलिए अन्य रिवाजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अन्य रिवाजों में सबसे पहला आता है फलसड़ा। तो फलसड़ा क्या होता है कि जब शादी के समय अतिथियों को लगाए जाने वाले तिलक होता है तो वो रस्म क्या कहलाती है, फलसड़ा कहलाती है। मतलब तिलक लगाते समय एक की रस्म होती है फलसड़ा। ठीक है, शादी होती है तो हमारे घर पे अतिथि आते हैं तो हम उनका तिलक लगाकर स्वागत करते हैं, तो वो फलसड़ा की रस्म होती है। ठीक है, वही जुआ जुई क्या होती है, तो जुआ जुई होती है कि वर व वधु दोनों के बीच में खेला गया खेल होता है जुआ जुई, जो वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होती है दूध के अंदर, तो वो जुआ जुई होती है, जिसे मतलब कि वर और वधु दोनों के द्वारा खेले जाने वाला एक खेल है। ठीक है, सोटा सोटी क्या होती है कि इसमें दूल्हा दुल्हन द्वारा नीम की टहनियों से एक दूसरे को मारते हैं। जब देवी देवता पूछाने जाते हैं हम, तो उस वक्त क्या करते हैं कि नीम की टहनी से दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ऐसे मारते हैं। ठीक है, टूटिया क्या होता है, टूटिया क्या होता है कि जब वर पक्ष की जो महिलाएं होती है घर में क्या करती है, विवाह का स्वांग रचती है। मतलब कि बारात प्रस्थान के बाद में जो वर पक्ष की महिलाएं होती है वो क्या करती है, एक विवाहित जीवन का क्या करती है, स्वांग रचती है, उसको हम टूटिया कहते हैं। जब बारात वधु को ब्याहने उसके घर चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाएं रुकती है और वो टूटिया करती है। ठीक है, ओलिंदी क्या होती है, ओलिंदी होती है कि नवविवाहित वधु प्रथम बार जब अपने क्या करती है, ससुराल जाती है। क्या, प्रथम बार जब अपने ससुराल जाती है तब उसके साथ में क्या, उसकी सहेली जाती है। क्या, उसकी सहेली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिंदी कहते हैं। मतलब कि जब प्रथम बार अपने ससुराल जाती है तो उस टाइम पे आपने कभी देखा होगा उसके साथ में उसकी सहेली जाती है, उसकी बहन जाती है छोटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो रिवाज क्या कहलाता है, ओलिंदी है। ठीक है, वही हम बात करते हैं बिनोटा। तो बिनोटा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिनोटा होता है कि दूल्हे व दुल्हन के लकड़ी के जूते। कमेंट में बताइए कि ऐसे बोलते हैं, हमारे राजस्थान में कहावत है कि इतने दिनों के अंदर ये जूते टूट जाने चाहिए, तो कितने दिनों के अंदर टूट जाने चाहिए मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, मतलब बिनोटा क्या हो गया, लकड़ी के जूते। ठीक है, दूल्हा दुल्हन के लकड़ी के जूते जो शादी में वो पहनते हैं। उसके बाद में आता है बत्तीसी नूतना। तो देख, बत्तीसी नूतना क्या होता है कि बहन द्वारा भाई के घर वालों को जब मायरा मतलब भात लाने का जो न्योता दिया जाता है उसको हम बत्तीसी नूतना कहते हैं। मतलब शादी से पहले बहन अपने पीहर जाकर भाई को न्योता देती है मायरा लाने के लिए, तो उसको हम बत्तीसी नूतना वाली रस्म कहते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है मायरा या फिर बात बनना। के दौरान बहन के पुत्र पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई या पीहर द्वारा भेंट किए गए वस्त्र या आभूषण को हम क्या कहते हैं, मायरा या फिर बात बनने की रस्म कहते हैं। ठीक है, बात बनना। ठीक है, सही मतलब आसान शब्दों में कहे तो। उसके बाद में आता है गोना मुकलावा या फिर आणो। तो देखिए गोना मुकलावा आणो क्या होती है कि विवाहित अवयस्क जब कोई लड़की वयस्क हो जाती है तो उसके बाद में उसको ससुराल भेजा जाता है। मतलब कि अगर किसी लड़की का विवाह 15 साल की उम्र में हुआ है और अब वह 19 साल की हो गई है, मतलब वयस्क हो गई है, ससुराल जाने लायक हो गई है, तो उसको प्रथम बार क्या ससुराल भेजा जाता है। तो उस रस्म को हम क्या कहते हैं, गोना करना, मुकलावा करना या फिर आणु करना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नाता। नाता क्या होता है कि जब विवाह के पश्चात में संबंध विच्छेद हो जाने पर अन्य जीवन साथी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना। मतलब एक तरह से कहे जब किसी महिला का तलाक हो जाता है और वह किसी दूसरे मर्द के साथ में अपना जीवन व्यतीत करती है तो उसको हम नाता की रस्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है रियान। तो रियान क्या होती है कि
पश्चिम राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर अतिथियों को अफीम पिलाई जाती है। अफीम पिलाकर उनका स्वागत करने की जो रस्म होती है उसको रियाण कहते हैं। क्या कहते हैं? रियाण कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे यहाँ पे विवाह से संबंधित क्या पढ़े, यहाँ पे रीति रिवाज पढ़े, विवाह से संबंधित भोजन के रीति रिवाज पढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं जन्म से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है जन्म घुट्टी। तो देखिए जन्म घुट्टी क्या होती है कि जब घर का कोई बुजुर्ग सदस्य बच्चों को जन्म घुट्टी पिलाता है, ठीक है, तो उसे जन्म घुट्टी की रस्म कहते हैं। ये पुरानी मान्यता है कि जब घर का कोई बुजुर्ग आदमी किसी बच्चे को घुट्टी पिलाता है, जन्म घुट्टी पिलाता है, तो कहते हैं कि उसी के गुण आगे जाकर इस बच्चे में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है छठी का पूजन। देखिए छठी का पूजन क्या होता है कि बच्चे के जन्म के 6वें दिन घर में जागरण करवाया जाता है। जागरण करवाने की जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है? छठी का पूजन कहलाती है। ठीक है, जन्म घुट्टी क्या होती है कि घर का कोई बुजुर्ग सदस्य बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाता है और ऐसी मान्यता है कि बच्चे उन्हीं के गुणों को अपना लेते हैं। छठी का पूजन क्या होता है कि बच्चे के जन्म के 6वें दिन घर में जागरण रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्याण या निवाण। तो न्याण या निवाण क्या होते हैं कि बच्चे की माँ जच्चे व बच्चे को जब प्रथम बार स्नान करवाया जाता है तो वो रस्म क्या कहलाती है? न्याण या निवाण कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है अन्नप्राशन या फिर बोटन। तो अन्नप्राशन या बोटन क्या होता है कि बच्चे को जब प्रथम बार अन्न का दाना दिया जाता है तो वो रस्म क्या कहलाती है? अन्नप्राशन या बोटन कहलाती है। याद रखिएगा जब बच्चा 6 महीने का होता है तब यह संस्कार किया जाता है। मतलब 6 महीने के बाद में तो वह खाना खाएगा ना, तो अन्नप्राशन या बोटन की रस्म 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब यह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है नामकरण। तो देखिए नामकरण की रस्म क्या होती है कि नामकरण में होता है कि जब बच्चे का नाम प्रथम बार रखा जाता है तो उस रस्म को हम नामकरण कहते हैं। ठीक है, कुआं पूजन या जलवा पूजन क्या होती है? देखिए कुआं पूजन जलवा पूजन क्या होती है कि इस दिन बच्चे की माँ जच्चा अन्य स्त्रियों के साथ में क्या करने जाती है? जल या फिर कुएं की पूजा करने जाती है। ठीक है, कुएं की पूजा करने जाती है। देखिए सूरज पूजन या आक्या पूजन क्या होती है कि इस दिन बच्चे की माँ जच्चा को लड़के के जन्म पर तो पीला पोमचा दिया जाता है। क्या? पीला पोमचा उड़ाया जाता है। ठीक है, वही नहीं, क्या अगर लड़की का जन्म हुआ है, क्या लड़की का जन्म हुआ है तो उसे गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लड़के के जन्म पर तो पीला पोमचा, लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। बच्चे के गले में सूर्य, चंद्रमा व स्वास्थ्य के मांगलिक चिन्ह भी पहनाए जाते हैं सूरज पूजन या आखा पूजन के वक्त। मुंडन या जड़ूला या फिर चूड़ाक्रम क्या होता है? तो देखिए जब बच्चे के प्रथम बार बाल काटे जाते हैं तो वो रस्म क्या कहलाती है? मुंडन, जड़ूला या चूड़ाक्रम कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा जब अगर बच्चा विशेष नक्षत्र में हुआ है तो उसे 28 या फिर 27 गांव के कुएं के पानी से जच्चा व बच्चे दोनों को नहलाया जाता है अगर विशेष नक्षत्र में बच्चा हुआ है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखे यहाँ पे विवाह से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में पढ़ा, जन्म से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में पढ़ा और अब हम बात करते हैं मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में। देखिए मृत्यु से संबंधित रीति रिवाजों में सबसे पहला आता है अर्थी। तो देखिए अर्थी क्या होती है कि शव को शमशान तक जिस सैया पर लेटा कर ले जाया जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? अर्थी कहते हैं। मतलब कि शव को, उसका शव होता है तो उसको शमशान तक जिस सैया पर लेटा कर ले जाया जाता है उसको हम अर्थी कहते हैं। बेकुटी क्या होती है? बेकुटी सामान्यतः बुढ़े लोगों की निकाली जाती है। मतलब शव को शमशान तक जिस सैया पर समाधि मुद्रा में बिठाकर लेकर जाया जाता है उसको सजा दजा कर, क्या सजा दजा कर उसको ले जाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेकुटी कहते हैं। और अर्थी किसे कहते हैं कि शव को शमशान तक जिस सैया पर लेटा कर ले जाया जाता है तो उसको अर्थी कहते हैं। ठीक है, बखेर या बिखेर क्या होता है कि जब ने क्या ना अंतिम यात्रा के साथ में पैसे या फिर रुई वगैरह अनाज उछालने की जो रस्म होती है उसको बखेर या फिर बिखेर कहते हैं। पैसा उछाला जाता है ना, रुई बखेरी जाती है और अनाज उछालने की जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है? बखेर या बिखेर कहलाती है। दंडोत क्या होता है? दंडोत होता है कि सब यात्रा के समय मृतक के रिश्तेदार दंडोत करते हुए शमशान तक जाते हैं। मतलब ऐसे राम नाम सत्य करके वो जाते हैं तो वो दंडोत करने की रस्म कहलाती है। ठीक है, वही हम बात करें आदेटा की। तो आदेटा देखिए अगर पास में शमशान है तो ये रस्म करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर शमशान दूर होता है तो क्या होता है कि उसको
जहाँ पर कंधे या दिशा बदली जाती है तो उसको हम आदेटा करने की रस्म कहते हैं। वही देखिए डांगरी रात क्या होती है। तो डांगरी रात क्या होती है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए अर्जन करना, क्या अर्जस करना क्या कहलाता है, डांगरी रात कहलाती है। ठीक है। उठावना क्या होता है, उठावना जब 12 दिन की बैठक कंप्लीट हो जाती है तो उसको रस्म को क्या कहते हैं, उठावना कहते हैं। पगड़ी दस्तूर क्या कहते हैं, घर में अगर किसी मुखिया की मृत्यु हो गई है तो उसके बड़े बेटे को सफ़ेद पगड़ी पहनाकर घर का उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब घर में कोई अगर मुखिया मर जाता है तो उसके बाद में उसका बेटा उत्तरदायी होता है तो उसको सफ़ेद पगड़ी पहनाकर घर का उत्तरदायी बनाए जाने वाली जो रस्म होती है वो पगड़ी दस्तूर कहलाती है। ठीक है। एक बार इसको पूरा देख लेते हैं। अर्थी क्या होती है, जिसको समाधि मुद्रा में ले जाया जाता है उसको हम अर्थी कहते हैं। बेकुटी क्या होती है कि सजा दे जब ले जाया जाता है बेकुटी को तो उसको बेकुटी कहते हैं। बखेर या बिखेर क्या होता है कि शव को शमशान तक अंतिम यात्रा करते समय पैसे या फिर अनाज या फिर रुई उछालने की जो रस्म होती है उसको बखेर बिखेर कहते हैं। दंडोत क्या होता है कि शव यात्रा के साथ मृतक के रिश्तेदार दंडोत करते हुए शमशान तक जाते हैं। आदेटा क्या होता है, गांव या शमशान के बीच का विश्राम स्थल जहां पर कंधे या दिशा बदली जाती है, आदेटा कहलाता है। डांगरी रात क्या होती है कि मृतक के घर पे एडजस्ट करना, ठीक है, आत्मा की शांति के लिए, तो डांगरी रात की रस्म कहलाती है। वही उठावना क्या होती है, 12 दिन पूरे होने के पश्चात में यह उठावना की जो रस्म होती है। पगड़ी दस्तूर अगर मुखिया मर जाता है तो उसके बाद उसके बड़े बेटे को सफ़ेद पगड़ी पहनाकर घर का उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं लापा या लोपा। तो लापा और लोपा क्या होता है कि मतलब कि मुख का अग्नि देना, क्या मुख को अग्नि देना की जो रस्म होती है उसको लापा या लोपा कहते हैं। कपाल फोड़ क्रिया, कपाल फोड़ क्रिया क्या होती है कि अंतिम संस्कार के समय मृतक की खोपड़ी पर डंडे से चोट लगाकर उसमें घी व नारे रखा जाता है। मतलब मृतक के जो सर होता है उस पे डंडे से चोट मारकर घी व नारे रखने की जो रस्म होती है उसको हम कपाल फोड़ क्रिया कहते हैं। तिया करना तीसरा करना, तो देखिए तिया करना तीसरा करना क्या होती है कि मृत व्यक्ति के तीसरे दिन उसकी अधजली अस्थियों जिसे फूल भी कहते हैं, मतलब कि दांत, ठीक है, उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। तो वो रस्म तिया करना है, तीसरा कहलाता है। ठीक है। वहाँ पे गंगा में समाहित करके आते हैं उनको हम फूल कहते हैं। ठीक है, अधजली अस्थियों को। वही हम बात करें पानीवाड़ा की, तो पानीवाड़ा क्या होते हैं कि मृतक के रिश्तेदारों को मृतक की सूचना देना, क्या मृतक की सूचना देने की जो रस्म होती है वो क्या कहलाती है, पानीवाड़ा। सातड़वाड़ा क्या होती है कि घर में 12 दिन की बैठक होती है जिसमें लोग सांत्वना देने आते हैं। ठीक है। 12 दिन की बैठक होती है उसको हम सातड़वाड़ा कहते हैं। वही हम बात करें ओडावणी की, तो ओडावणी क्या होती है कि मृतकों के परिजनों के वस्त्र बदलने की जो रस्म होती है। ठीक है। ओडावणी क्या होती है, मृतकों के जो रिश्तेदार और जो परिजन होते हैं उनके वस्त्र बदलने की जो रस्म होती है वो ओडावणी कहलाती है। मौसर क्या होती है कि मृत्यु भोज या खर्च, ठीक है, मतलब मृतक के यहाँ खर्च किया जाता है। अगर बुढ़ा व्यक्ति है तो ही खर्च होगा, ठीक है, वैसे जवान का नहीं करते हैं कच्ची मौत में। ओसर जोसर या सोसर क्या होता है, देखिए जीवित रहते हुए दिया गया क्या, मृत्यु भोज, जीवित रहने के बाद में दिया गया मृत्यु भोज क्या कहलाता है, ओसर जोसर या फिर सोसर कहलाता है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं लापा लोपा क्या है, मुखाग्नि देना। कपाल फोड़ क्रिया मतलब मृतक के खोपड़ी में डंडे से चोट देकर उसमें घी व नारे रखने की रस्म। तिया करना मतलब कि उसका तीसरा करना, उसकी अधजली अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की जो रस्म होती है उसको हम तिया करना तीसरा करना कहते हैं। पानीवाड़ा क्या होती है, मृतक के रिश्तेदारों को मृतक की सूचना देना क्या कहलाता है, पानीवाड़ा कहलाता है। वही हम बात करें सातड़वाड़ा, तो सातड़वाड़ा क्या हो, 12 दिन की बैठक क्या कहलाती है, सातड़वाड़ा कहलाती है। वही हम बात करें ओडावणी की, तो ओडावणी क्या होती है कि मृतकों के रिश्तेदारों की वस्त्र बदलने की जो रस्म होती है ओडावणी। मौसर क्या होती है, खर्च या फिर मृत्यु भोज। ओसर जोसर या सोसर क्या होती है कि जीवित रहने के बावजूद भी किया गया मृत्यु भोज। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से।